हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाली है रिएक्ट जेएस टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। इसके साथ एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रोजेक्ट ये वाला प्रोजेक्ट अपना रहने वाला है। इसको दिखाने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अपने चैनल पे ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर एक वीडियो है, लेकिन उसके अंदर रिएक्ट जेएस के साथ मैंने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया था। मैंने बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट समझाया था कि टाइपस्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, उसके क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, जेनरिक क्या होता है, या फिर उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, टाइप, एलियास, इंटरफेस है, इनका मतलब क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बात की थी और बेसिक रिएक्ट जेएस उसके अंदर बताया था आपको। आज की वीडियो के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे कुछ ऐप लिखेंगे, मतलब यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको निकल के आएगा और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें से आप आंसर दे सकते हो। अब अगर आंसर आपका सही होगा तो स्कोर वाला बटन जो है वो अपना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको चेक कराने के लिए अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करूँ तो मैंने यहाँ पे जितने भी आंसर हैं वो मैंने कंसोल कराए हुए हैं। तो यहाँ पे एरे के अंदर जाएंगे और यहाँ पे करेक्ट आंसर है 8, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 है। तो अगर मैं यहाँ से इसको 8 आंसर दे दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन 2 आउट ऑफ 10, 10 में से यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। और इसका इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप यूज करेंगे एक एपीआई का, और उस एपीआई को अपन यहाँ पे फैच करेंगे और उस एपीआई की मदद से अपन इस पूरे जो एप्लीकेशन है उसको आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे वैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अगर मैं जैसे यहाँ पे रेंडमली करता जाऊँगा, और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ये सब स्टाइलिंग का पार्ट है कि अगर मतलब करेक्ट आंसर है तो ग्रीन कलर हो रहा है, वैसे वो रेड कलर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन अभी मैं इसको रेंडमली दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अगर आपको देखूँ तो यहाँ पे 10 मतलब कि 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ ना, तो जो नेक्स्ट वाला है ना वो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर दोबारा से बटन कर सकते हो, फिर से नए 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार का अपना जो है एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाला है। तो इसके सेटअप करने के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक रिएक्ट जेएस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको खोला हुआ है। और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पे आएंगे अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में अपना टर्मिनल निकाल के यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और डॉट लिख दूंगा। तो डॉट लिखने से क्या होगा कि ये जो पूरी टेम्पलेट है वो आपकी इसी के अंदर क्रिएट हो जाएगी, इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर यहाँ पे माई ऐप। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी इंस्टॉल हो रही हैं। थोड़ा समय लेता है लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। वीडियो के लिए स्टाइलिंग के लिए यूज करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट का। तो यहाँ पे आगे आपको टर्मिनल के अंदर लिखना है npm i और यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट, और यहाँ पे जो टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा @types/ सेम चीज़ आपको लिखनी है, स्टाइल कंपोनेंट। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, थोड़ा समय लेगा लेकिन ये काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अपने को यहाँ पे फिर src के अंदर मैं एक जो app.tsx है, पहले तो अभी इसको यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसमें से लोगो, रिएक्ट, ये सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ। वैसे मैं अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊँ यहाँ पे, तो एक एक्सटेंशन आती है, और थोड़ा सा नीचे जाऊँगा मैं, ये वाली एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो टाइप स्क्रिप्ट की स्निपेट है ना, उस स्निपेट का आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आओगे, अगर आपको ये वाला सही नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, TSRAFC ये वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, और जो कि एक नॉर्मली अपन टाइप स्क्रिप्ट के साथ जब भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉप का पास करना एक बहुत ही नॉर्मल जेस्चर होता है कि जिसका यूज करते ही हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का ओवरऑल जो मतलब है वो टाइप सेफ्टी है कि आप जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको टाइपो एरर नहीं आनी चाहिए। और आपको बहुत सारी एरर से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी एरर से बचाता है। अल्टीमेटली आपको ही मालूम है टाइप स्क्रिप्ट को
मतलब एट द एंड उसको जब प्रोडक्शन मोड पे जाता है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होने के बाद ही जाता है। तो अपना जो मेन एम रहता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो सिर्फ इतना सा रहता है कि डेवलपर के लिए अपना जो काम है वो ईजी हो जाए, सिर्फ इसलिए टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और ये वाली एक्सटेंशन आपकी उसमें मदद कर सकती है, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, आप अगर इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहले अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे लॉजिक को, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए करके दिखाऊंगा आपको कि स्टाइलिंग किस तरीके से परफॉर्म करता है। बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है और इसके लिए एक एपीआई का यूज करने वाले हैं। एक एपीआई भी दिखा देता हूँ। ओपन ट्रिविया आप लिखोगे गूगल पे तो आपको ये वाली एपीआई मिल जाएगी और सबसे ऊपर आपको ट्रिविया एपीआई, इसके अंदर जाना है। थोड़ा समय ले रही है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन, एनी कैटेगरी, एनी डिफ़िकल्टी, सिलेक्ट टाइप, एनी टाइप, सिंपल रखो, ऐसे ही रखते हैं। जनरेट एपीआई यूआरएल, इसको मैं करता हूँ कॉपी। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस एपीआई का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कुछ फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊँगा जिस फंक्शन को अपन आगे चल के यूज करेंगे। कुछ स्टेटिक इसके अंदर कंसिडर करेंगे और एक और मतलब फाइल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं जितने भी अपने क्वेश्चन हैं उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है अपना एप्लीकेशन होने। सबसे पहले इस ऐप को चलाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं करूँगा npm रन स्टार्ट। पहले तो cd माई ऐप के अंदर जाएंगे, इसके बाद npm रन स्टार्ट। थोड़ा समय लेगा है, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप थोड़ा समय लेता ही है। और इसको ये भी बोल रहा है कि पोर्ट 3000 पे कुछ अभी चल रहा है, तो आप इसको किसी दूसरे पोर्ट पे चलाना चाहते हैं, बिल्कुल चलाना चाहते हैं। इसको ऐसा थोड़ी करेंगे कि अपन रन नहीं करेंगे। और यहाँ पे इस डिप के अंदर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा h1 टैग, जिसके अंदर मैं लिख दूँगा यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन जिसको आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कैपिटल में रखते हैं, क्विज ऐप। पहले अपन फंक्शनलिटी पे काम करेंगे, उसके बाद अपन स्टाइलिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसके बाद अपने को एक यहाँ पे बटन देना है, तो यहाँ पे एक बटन लेते हैं और ये हो गया गड़बड़। बटन के अंदर मैं यहाँ पे स्टार्ट जो कि अपन यहाँ पे जिसके बेस पे जो है एपीआई को कॉल करेंगे। और बटन के बाद अपने को क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद अपने को एक बटन और चाहिए जिसके अंदर अपने को स्कोर शो कराना है। तो यहाँ पे एक और बटन जिसके अंदर मैं यहाँ पे स्कोर को शो करा दे सकता हूँ। तो वैसे मैं बटन भी दे सकता हूँ, इसको पैराग्राफ भी दे सकता हूँ, नॉर्मल है, कुछ भी जो भी ठीक लगे वो दे दो आप। तो अभी अपना एप्लीकेशन को जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है, बेसिक एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पे कुछ खास चीज़ें अभी यहाँ पे हुई नहीं है, तो इसको नीचे करते हैं बटन। और बटन के बाद अपना जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो रहेगा अपना एक पैराग्राफ, जहाँ पे अपन देंगे एक लोडिंग, जहाँ पे आप यहाँ पे लोडिंग नाम से कुछ दे सकते हो कि इस जगह पे अपने को यहाँ पे लोडिंग रखना है। ठीक है, इसके बाद अपने को यहाँ पे एक एलिमेंट दे देना है जिसके अंदर अपने सारे जितने भी क्वेश्चन अभी आपने यहाँ पे देखे थे, अगर मैं आपको यहाँ पे वापस लेके चलूँ तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन अपने को यहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर रखेंगे, उस कंपोनेंट को यहाँ पे पास करेंगे। लेकिन ठीक है, अभी मैं उसको इग्नोर करता हूँ और यहाँ पे एक बटन और लेता हूँ मैं। इस बटन का नाम रहेगा नेक्स्ट, जो कि अपना जैसे ही अपन किसी भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है वो अपने को यहाँ पे शो कराना होता है। बस इतना सिंपल सा अपना बेसिक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो एक कंपोनेंट बनाना है उसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्वेश्चन कार्ड, बस इतना सा नाम रहेगा। अब इस क्वेश्चन कार्ड को अभी तक बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर और पेजेस नाम का फोल्डर, उसके अंदर अपना जो ये नाम है वो नाम अपने को देना है क्वेश्चन और कार्ड डॉट TSX यानी कि टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अपन TSRAFCE इस तरीके से लिख सकते हैं और कुछ इस तरीके से अपना जो काम है वो अपन कंप्लीट कर सकते हैं। app.tsx में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपने को चाहिए तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख भी सकता हूँ, केवल इतना लिखूँगा, ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा और अपनी जो एरर है वो अभी तक चली जाएंगी।
अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जाके सब कुछ आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो टाइप स्क्रिप्ट है, दिक्कत नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेवलपर फ्रेंडली जो चीज़ अपने को यहाँ पे मिलती है वो टाइप स्क्रिप्ट इस जगह से आप समझ जाओगे किस तरीके से मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कार्ड है, यहाँ पे एपीआई को भी अपने को कॉल करना है और वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो अब वो सब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्वेश्चन कार्ड के अंदर। क्वेश्चन कार्ड के अंदर अपन कुछ चीज़ें यहाँ पे बना दें। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप प्रॉप्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ। सबसे पहले अपने पास होगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, और जो आंसर्स होंगे, जितने भी आंसर होंगे वो आंसर्स अपने रहेंगे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन वो एरे होंगे, स्ट्रिंग का एरे होंगे। इसके बाद अपना आता है एक कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन रहेगा और उस कॉल बैक के अंदर एक इवेंट रहेगा, और वो जो इवेंट होगा ना वो होगा रिएक्ट का। रिएक्ट के अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसी के अंदर एक होता है माउस इवेंट। अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ऑटोमेटिक सजेशन मुझे मिल जाएगा। उसके अंदर एक रहेगा HTML का, HTML बटन, यहाँ पे ऑटोमेटिक अगर आ जाता है तो HTML बटन एलिमेंट के बेस पे रहेगा, यानी कि किसी बटन के ऊपर अपन इसको डिपेंड कर देंगे कि वो वाला बटन जब होगा तो उसके बेस पे अपना जो है यहाँ पे पूरा जो एप्लीकेशन है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके बाद जो यूजर आंसर देगा उसको अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है, और वो अपना रहेगा आंसर ऑब्जेक्ट का। आंसर ऑब्जेक्ट अभी तक आपने बनाया नहीं है, आंसर ऑब्जेक्ट अभी बनाएंगे, और वो आंसर ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा वो अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊँगा मैं। इसके बाद अपना रहेगा क्वेश्चन और नंबर, यानी कि अभी वो किस क्वेश्चन पे अभी वो है इस समय। जैसे यूजर दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर का आंसर दे रहा है, तीसरे नंबर पे तीसरे का दे रहा है, चौथे पे है तो चौथे का दे रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर। उसके बाद अपना रहेगा टोटल क्वेश्चन का, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं टोटल क्वेश्चन का, और ये भी अपना रहेगा नंबर के फॉर्मेट में। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को खाली छोड़ दिया यूजर आंसर, तो इसको यूजर आंसर को मैं इस जगह पे बनाना पसंद करूँगा ऐप के अंदर। और इसके अंदर अगर मैं यूजर आंसर बुक का बनाऊँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ टाइप प्रॉप को, और मैं यहाँ पे दूंगा एक्सपोर्ट टाइप, और इसका मैं नाम दे देता हूँ आंसर ऑब्जेक्ट। जितना भी मतलब एक आंसर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो रहेगा कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, तो वो अपने को मिल जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन क्या था वो वाला। उसके बाद आंसर क्या था वो मिल जाएगा अपने को। इसके बाद अपने को करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट है या नहीं है, वो अपने को मिलेगा बूलियन की फॉर्म में। इसके बाद अपने को मिल जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, और इसको अपन वेरीफाई करेंगे। अभी जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर वो सारी चीज़ें एक एक करके परफॉर्म करूँगा, उसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा यहाँ पे। तो इसी आंसर ऑब्जेक्ट को जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बस यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा आंसर ऑब्जेक्ट। अगर ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आ रहा है तो मुझे वैसे आना चाहिए था। इसके अंदर एरर किस चीज़ की बता रहा है, अच्छा इसकी बता रहा है। जब तक यहाँ पे एरर आएंगी जब तक आपको सजेशन नहीं आएंगी, इस चीज़ को थोड़ा सा और ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आंसर ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर है, और ये एरर अच्छा इसके अंदर है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि आपको सजेशन नहीं मिल रहा था, और अभी आप डेफिनेटली जाओगे तो यहाँ पे अभी आपको जो है मिलना चाहिए। आंसर ऑब्जेक्ट का फिर भी नहीं मिला, लेकिन वैसे मिलना चाहिए। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि इस जिस फाइल के अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हो उस फाइल के अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, मतलब अपने को अभी किसके अंदर चाहिए, इसके अंदर से f.tsx में से क्या चाहिए, आंसर ऑब्जेक्ट। तो अपने को आंसर ऑब्जेक्ट, और इस आंसर ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे पास कर देना है। अरे यार आंसर ऑब्जेक्ट, और कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन कर दूंगा। तो अभी यहाँ से भी बिल्कुल जितनी भी एरर थी वो सारी एरर अपनी जा चुकी हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। तो ये जो डिव है, इसी डिव के अंदर क्या करना है अपने को, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। इस डिव के अंदर सबसे पहले अपने को देना है एक बटन, इसके अंदर एक देना है बटन, और इस बटन के अंदर क्या क्या रहेगा, इस बटन का सबसे पहले तो क्लास नेम देते हैं नंबर नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन का नंबर रहेगा, तो यहाँ पे देंगे क्वेश्चन, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा
प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अपन यहाँ पे पास करेंगे क्वेश्चन नंबर कि कभी कौन सा क्वेश्चन नंबर है और एक मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, प्रॉप्स जो रहेगा उसके अंदर जितने भी टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। सिंपल था। और इसके बाद अपन यहाँ पे देंगे एक पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक डेंजरस सेट इनर HTML नाम का एक प्रॉप होता है, उस प्रॉप को लगाऊंगा यहाँ पे अंडर स्कोर HTML। और इसके अंदर जो अपने पास प्रॉप्स है उसी के अंदर कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे पास कर देंगे। इतना सिंपल था। इसके बाद यहाँ पे एक डिव देना है। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, अपने पास जितने भी प्रॉप्स आ रहे हैं उस प्रॉप्स के अंदर कितने आंसर्स आए हैं, 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर, इनके ऊपर लगाएंगे मैप फंक्शन। और इस मैप फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैप फंक्शन के अंदर होंगे सारे आंसर और इस आंसर को अपन इस तरीके से इसके अंदर असाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट शायद से छोड़ दिया है तो इस ब्रैकेट को भी मैं पुट ऑन करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो बेसिकली एरर यहाँ पे जितनी भी एरर थी वो चली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डिव देते हैं अभी के लिए। अभी मैं इसको जब स्टाइल करूँगा तब थोड़ा सा चेंज कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ। अब इस डिव की जो की दे देते हैं सबसे पहले, इसके अंदर जो की वो रहेगी आंसर, क्योंकि मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो की का देना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे अपने को देना है एक बटन, और ये जो बटन है यहाँ पे आपका रहेगा सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल कर देंगे। और डिसेबल करेंगे और कब डिसेबल कर देंगे, प्रॉप्स डॉट यूजर आंसर। जब यूजर का आंसर आ जाए, अगर होगा यूजर का आंसर तो इसको डिसेबल कर देंगे, मतलब इसको दोबारा से वो क्लिक नहीं कर सकता, अदरवाइज फॉल्स। कुछ इस तरीके से अपने को लगाना। और यूजर आंसर को मैंने अपने यहाँ पे आंसर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके बाद अपना यहाँ पे रहेगा वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू के रूप में अपना जो भी आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे अपने को देना ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक के अंदर अपने को क्या करना है, जो अपने पास प्रॉप्स है उसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन मैंने दिया हुआ है वो उसको यहाँ पे कॉल कर देना है। और कॉल बैक के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक इवेंट पास किया जा रहा है, उस इवेंट के वो माउस इवेंट और HTML बटन के ऊपर वो डिपेंड है, जो कि मैंने यहाँ पे बटन ही लिया हुआ है। तो ये डेफिनेट सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके अंदर एक देते हैं स्पैन टैग। इस स्पैन टैग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो इसके अंदर भी डेंजरस वाला वो करना है, सेट इनर HTML। और इसके अंदर अपने को .HTML और यहाँ पे अपने को जो भी आंसर रहेगा वो यहाँ पे शो करा देना। सिर्फ इतना सा अपना जो क्वेश्चन कार्ड वाला कंपोनेंट था वो इतना छोटा कंपोनेंट अपना था। और इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। मैं अगले जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा टाइप स्क्रिप्ट को लेके तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग के अंदर समझा सकता हूँ। लेकिन कभी मतलब 1-2 बार मुझे ऐसा बोला भी गया है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाते हैं, जो कि एक थोड़ा सा जब वो बंदा कोई सीख लेता है, थोड़ा बहुत उसको आ जाता है तो उसको वो सारी चीज़ें फिर थोड़ी अनयूजुअल लगती हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में काय पढ़ा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं ईजी भी समझाऊँगा। और स्पीड अगर आप चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्पीड के अंदर भी आ सकता हूँ। मैं स्पीड तो फिर आप समझ ही सकते हो कि जिस बंदे को आता है उसके लिए स्पीड मैटर नहीं करती। अभी API.ts नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर अपने को API कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इनम बनाऊँगा। और ये इनम क्यों बनाऊँगा, ये इनम बनाऊँगा डिफ़िकल्टी। अगर जब मैंने यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने यहाँ पे इस URL को बनाया था, अगर आप ओपन ट्रिविया के अंदर जाओगे, यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, ईजी, मीडियम, हार्ड के। तो वो ईजी, मीडियम, हार्ड के जो लेवल है ना वो आप इनम के अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी नाम की मैंने यहाँ पे इनम बनाया। और इस इनम के अंदर मैं चीज़ दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ ईजी नाम से, जिसके अंदर अपना रहेगा ईजी। और इसके बाद अपना रहेगा यहाँ पे मीडियम नाम से, मीडियम। और मीडियम के अंदर आप इस तरीके से पास कर सकते हो मीडियम। और सेम चीज़ आप इसके अंदर भी कर सकते हो हार्ड। और हार्ड के लिए आपको दे देना है यहाँ पे हार्ड। सिंपल था, बहुत ही बेसिक सा सिंपल प्रॉब्लम, मतलब वो था। यहाँ पे फैच जितने भी मतलब यूज क्वेश्चन होंगे उन सब का अपन फैच करेंगे। ये सिंक्रोनस मेथड रहेगा।
और इसके अंदर यहाँ पे जो चीज़ है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि एसिंक्रोनस आपने यहाँ पे बना दिया है। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करता हूँ। तो इस तरीके से अपना डिफाइन हो गया। ये जो अपना एसिंक्रोनस है, अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ पास करना चाहते हो, डेफिनेटली बात है कि इसके अंदर आपको एज अ पैरामीटर उसको पहले पास करना पड़ेगा। अब टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो अपने लिए डेवलपर फ्रेंडली क्या होता है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के अंदर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग क्या पास कर दोगे, धोखे में गलत कभी कभी हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप स्टैटिकली पास करते हो तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने इसको यूजर के ऊपर डिपेंड कर दिया तो हो सकता है हो जाए। आपको हो सकता है कि डेटाबेस के ऊपर डिपेंड कर दिया तो उस जगह पे हो सकता है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको डेटा आ जाए। तो इसीलिए डेवलपर फ्रेंडली मैं उसको समझता हूँ कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट है आपको बताता है कि यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो नंबर के फॉर्म में अगर नहीं हुई ना तो मैं वापस लौटा दूंगा इसको। तो उससे अपने को फ़ायदा ये हो जाता है कि अपन ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक देता हूँ डिफ़िकल्टी, और डिफ़िकल्टी का जो टाइप होगा वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि ये रहेगा डिफ़िकल्टी टाइप का। सिर्फ इतना था अपना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पास कर दी। अमाउंट होना चाहिए वो नंबर टाइप का, डिफ़िकल्टी होनी चाहिए ए डिफ़िकल्ट, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो, इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशनल है। इसके बाद आप यहाँ पे आके पहले सबसे पहले एंड पॉइंट, तो अपना यहाँ पे कॉन्स्ट एंड पॉइंट रहेगा, और एंड पॉइंट नाम से यहाँ पे वेरिएबल। इसके अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और API वाले के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या अमाउंट अपन ने यहाँ पे स्टैटिकली दिया हुआ है। अब मैं स्टैटिकली नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट और इस अमाउंट को दे रहा हूँ कि अपने को कितने क्वेश्चन चाहिए। फिर इसके अंदर अपना रहेगा डिफ़िकल्टी लेवल, तो यहाँ पे DIFFICULT डिफ़िकल्टी इक्वल टू डॉलर करली ब्रैकेट, और जो अपने पास डिफ़िकल्टी थी वो आपने यहाँ पे पास कर दी है। और यहाँ पे आपको एक देना एंड, और इसके अंदर टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीपल लिख देना है। सिर्फ इतना सा अपना जो एंड पॉइंट है वो अपना क्लियर हो गया। इसके बाद अपने को मिल जाएगा डेटा, तो अपने को मिलेगा डेटा इक्वल टू अवेट कीवर्ड, और अवेट कीवर्ड के साथ यहाँ पे एक और लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे फैच मेथड, और इस फैच मेथड के अंदर पास कर देंगे एंड पॉइंट को, और इसको बेसिकली यहाँ पे लगा देंगे जेसन। मतलब ये जो 2 लाइन का कोड था ना उसको आपने 1 लाइन के अंदर लिख दिया, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कुछ जगह लोग मतलब नॉर्मली जब ऐसा कोई कोड लिख देता हूँ ना मैं, या फिर कभी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, तो उस जगह पर भी लोग जो बिगनर तो नहीं बोल सकते, इंटरमीडिएट जो लेवल होते हैं ना, वो लोग भी कभी कभी ये बोलते हैं कि अरे भाई ये कोड काम कैसे कर रहा है। अरे बहुत ही सिंपल सा है यार, आपने एक उसके अंदर पास किया है पैरेंथेसिस के अंदर, तो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। तो इसने अवेट फैच फंक्शन ने जो रिजल्ट दिया उसके ऊपर आपने लगा दिया जेसन फंक्शन, उसके ऊपर आपने अवेट फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, तो वो अपने को डेटा ला के दे देगा। सिर्फ इतना था, इतना सा अपना को काम करना था। आप यहाँ पे कंसोल लॉग कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंसोल लॉग करा सकते हैं, और डाटा को अगर आपको रिटर्न कराना है तो रिटर्न करा सकते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्ट पूरा लिख रहा हूँ कोड, अगर जब कोई एरर आएगी तो उस एरर को अपन मिलकर टैकल करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डेटा डॉट रिजल्ट डॉट मैं फंक्शन लगाऊंगा कि डेटा के अंदर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर आपने लगाया मैप फंक्शन। उस मैप फंक्शन के अंदर रहेंगे सारे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन का जो टाइप होगा ना, क्वेश्चन ये स्पेलिंग मिस्टेक, क्वेश्चन का जो टाइप होगा ना वो होगा क्वेश्चन। अभी आपने क्वेश्चन बनाया नहीं है तो मैं इसको क्वेश्चन का टाइप बना दूँ। और क्वेश्चन का टाइप कुछ इस प्रकार से होगा, एक्सपोर्ट टाइप क्वेश्चन स्टेट नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर, और आंसर्स रहेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक एरे। और अपने पास अभी प्रॉब्लम है कि ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पास किया, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप, और यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टेट मैंने क्यों बनाई है अभी थोड़ी देर के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम में नहीं आना कि मतलब भाई यार क्या कर दिया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन की होगी सबसे पहले कैटेगरी, किस फॉर्म में रहेगा वो,
और यहाँ पे इसके बाद अपने इसके बाद रहेगा करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर है या नहीं है, जैसा कि अगर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, पर आप बोलोगे क्या कर रहे हो भाई। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर अगर जाऊँगा, तो यहाँ पे जो एरे मिल रहा है ना, इस एरे के अंदर आप ध्यान से देखो, आंसर है, कैटेगरी है, करेक्ट आंसर है, डिफ़िकल्टी है, इनकरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन है, टाइप है। बस इसी चीज़ को मैं उस जगह पे डिफाइन कर रहा हूँ। और क्योंकि अपन टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा कंपलसरी ही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करेक्ट के अंदर करेक्ट अंडरस्कोर आंसर है, जो कि मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख दिया, जो कि मुझे यहाँ पे करेक्ट अंडरस्कोर आंसर। अभी स्पेलिंग अगर आपने गलती कर दी और एरर आ गई आपके पास, फिर आप मुझसे बोलोगे तो मैं सॉल्यूशन तो दूंगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, तो मैं सॉल्यूशन तो दे दूंगा, लेकिन यार ऐसी इस मिस्टेक मत किया करो। डेफिनेटली मुझसे भी हो सकती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच जाएं तो अच्छी बात है। इसके बाद अनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के अंदर अपने को क्या पास करना है, स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग का एरे हो सकता है, मतलब मल्टीपल अपन इनकरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना। इसके बाद अपने पास रहेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर अपने पास रहेगा स्ट्रिंग। सिंपल है। इसके बाद अपना रहेगा टाइप, और टाइप भी रहेगा स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे टाइप क्या है, टाइप भी दिखा देता हूँ। टाइप है, देखो मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसके लिए आप मैंने यहाँ पे लगाया, सब कुछ मैंने यहाँ से देख के लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ कि जो मुझे कुछ अलग से ज्ञान मिल गया। सब कुछ मैं इधर उधर से देख दाख के पढ़ाता हूँ, बहुत बड़ा कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। कुछ लोग मैसेज करते हैं मुझे कि अरे सर ये बता दो वो बता दो, कुछ कभी कभी चीज़ें आती हैं जो समझ में आ जाती हैं तो मैं बता देता हूँ, और नहीं आती हैं तो पर मैं भी यार इंसान हूँ, छोड़ दो बात को, ज़्यादा दिमाग पे नहीं देना, ठीक है। अपने पास जो क्वेश्चन की स्टेट है वो मैंने इस लिए बनाया कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, वो सिंगल क्वेश्चन तो है, उसके साथ में जो आप आंसर दे रहे हो वो स्ट्रिंग का एक एरे हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी है, करेक्ट आंसर है, डिफ़िकल्टी है, इनकरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन है, टाइप है, लेकिन यहाँ पे आंसर का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये वो एपीआई को अपन कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर उसका डेटा है। अपने को यहाँ पे एक जो डेटा है वो एक्स्ट्रा अपन यहाँ से इसको इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का, तो अभी यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, तो यहाँ पे एरर आने की जो संभावना था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे डेटा के ऊपर लगाया रिजल्ट मैप, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक्चुअल में, यहाँ पे मैप फंक्शन, और इस मैप फंक्शन के अंदर अपना रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना रहेगा एक क्वेश्चन टाइप का, और इसके अंदर अपने को देना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं पास करूँगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उन सभी क्वेश्चन को अपने को, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन को, और जो आंसर अपने पास रहेगा, तो यहाँ पे आंसर्स, और इस आंसर्स के अंदर क्या करेंगे, उस आंसर के अंदर देंगे सफल एरे। अब सफल एरे तो अपने पास है ही नहीं, सफल एरे मैं बनाऊंगा। यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ पेजेस के अंदर, इसका मैं यहाँ पे नाम दूंगा utils.ts, मतलब एक एरे बना रहा हूँ। उसके एरे के अंदर क्या करेंगे, वो जितने भी अपने पास आंसर आएंगे ना, उन सभी आंसर को अपन यहाँ पे स्टोर करेंगे। बस इतना सिंपल से अपने पास काम करने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे सफल एरे नाम से यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, सफल एरे। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को लेना है एक एरे, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद आपको इस जगह पे कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है। और यहाँ पे अपने पास जो एरे रहेगा, इस एरे के अंदर जो यहाँ पे वेरिएबल आपने डिफाइन किया है ना, ये वाला, ये पूरा वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा। अब इतना तो हो सकता है मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि अपन यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इतना तो मतलब समझ में आता है ना, इतना तो अभी अब वो नहीं रहा बुद्धू, इतना तो आपने पढ़ लिया होगा। टाइप स्क्रिप्ट आप पढ़ने आ रहे हो तो डेफिनेटली बात है, इतना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर कमिंग इज द जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के बाद आता है, जावा स्क्रिप्ट के पहले सीखने की कोशिश कर दोगे तो कभी कभी प्रॉब्लम में भी पड़ जाओगे।
तो यहाँ पे 0.5 कुछ इस तरीके से अपना जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अपने पास एक एरे होगा, उस एरे को अपन डिफाइन करेंगे और उसके जो भी रैंडम वैल्यू आएगी उसमें से 0.5 यहाँ पे माइनस कर देंगे। बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा पक्का बहुत बड़ा वाला लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सफल एरे को अपने को चाहिए तो यहाँ पे लिखना है सफल एरे, अपने पास इंपोर्ट हो जाएगा और इसको यहाँ से उठा लेते हैं। इसको यहाँ से उठाया और अपने को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना। अपने को यहाँ पे इस जगह पे इस सफल एरे को लगा देना। सफल एरे क्या होगा? सफल एरे होगा एक फंक्शन जिसके अंदर होगा एक एरे नाम एरे होगा, उस एरे के अंदर होंगे सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर हो सकते हैं इनकरेक्ट आंसर, क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट आंसर भी हो सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि अपने पास जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं वो यहाँ पे स्टोर कराना है। वो इनकरेक्ट आंसर भी हो सकते हैं और करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं। ये कोई मैटर वाली बात नहीं है कि करेक्ट ही होंगे या इनकरेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल सा अपने पास एक कॉन्सेप्ट था, ये बना लिया आपने। अब आपको वापस से जाना है ऐप वाले उसके अंदर, और ऐप वाले के अंदर अभी बहुत काम बाकी है लिटरली, और वो सारी चीज़ें एक एक करके अपने को परफॉर्म करनी है। तो अभी आप अगर यहाँ पे जाओगे तो पहले तो अगर आप इसको देखो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अभी अपने को वापस यहाँ पे जाना है इसके अंदर और इसके अंदर सारी चीज़ें अपन को एक एक करके परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाते हैं जो अपने पास API आपने बनाई है, सबसे पहले उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इस फैच क्वेश्चंस को। इसके अलावा जो आपने डिफ़िकल्टी बनाई थी उस डिफ़िकल्टी को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो अगर मैं डिफ़िकल्टी को इंपोर्ट करूँ तो डिफ़िकल्टी भी आ जाएगी। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन स्टेट बनाया था उस क्वेश्चन स्टेट को भी मुझे यहाँ पे करना चाहिए, या शायद से मैंने इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट टाइप यहाँ पे मैंने लिखा तो है क्वेश्चन स्टेट में भी किसी वजह से नहीं आ रहा होगा, लेकिन चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन स्टेट ठीक है, अपने को मिल गए। ये तीनों चीज़ें अपने को चाहिए थी और ये तीनों चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। इस वेरिएबल का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कॉस्ट टोटल क्वेश्चन या क्वेश्चन से जो भी आपको ठीक लगे। तो टोटल क्वेश्चन नाम से वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू 10 है। इसके बाद अपने को यहाँ पे कुछ स्टेट अपने को डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे कुछ यूज स्टेट बना दें, बहुत ही सिंपल स्टेट है। यहाँ पे एक बना दें लोडिंग सेट लोडिंग नाम का वेरिएबल और इसकी यूज स्टेट, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। लोडिंग मतलब ट्रू फॉल्स के अंदर। लोडिंग क्या मतलब, मैं आपको अगर नॉर्मली प्रोग्रामिंग का ही बताऊँ ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर 90% ऑफ चीज़ें जो है अपनी कंडीशनल होती हैं। तो अगर आप कंडीशनल चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोग्रामिंग जो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है देखने में, कोई भी हो, चाहे अभी कुछ लोग मुझे प्रिज्मा ORM और वो सारी चीज़ें बनाने के लिए बोल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी बनाऊँगा मैं। थोड़ा समय दो आप मुझे, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा और अपना चैनल जो है वो बढ़िया चलेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। PostgreSQL भी आएगा, Next.js भी आएगा, और ये सारी चीज़ें तो मैं मतलब यूज स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ। इतना तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मुझे आई होप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ सकता है कि यहाँ मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। नंबर सेट नंबर दे रहा हूँ, यूजर के आंसर लेंगे यहाँ पे सारे यूजर आंसर, ये इस तरीके से कॉस्ट यूजर आंसर, और यहाँ पे सेट यूजर आंसर और इक्वल टू, या फिर इसको मैं आंसर्स कर देता हूँ यूजर के, क्योंकि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक आंसर दे के छोड़ देगा। तो यहाँ पर भी अपना यूज स्टेट रहेगा। इस यूज स्टेट के अंदर अपने पास रहेगा आंसर ऑब्जेक्ट और आंसर ऑब्जेक्ट का एरे, और यहाँ पे और अपन इस तरीके से, ठीक है। या जिसको भी ये नहीं मालूम कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ये आपको समझ में आता होगा कि ये जेनेरिक होता है। जेनेरिक के अंदर आप जो भी चीज़ पास करते हैं उसके हिसाब से डेटा वो लिया जाता है, ठीक है। मतलब सीधी बात, इसके अंदर पूरे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक ही चीज़ है कि आपको जो डेटा लेना है वो डेटा किस फॉर्म में लेना है वो आप टाइपस्क्रिप्ट की मदद से डिफाइन कर सकते हो। सिर्फ इतना सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट का, और कोई इसके अंदर बहुत बड़ा रामायण नहीं है कि मतलब कितने डिफ़िकल्ट चीज़ है क्या है। नहीं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं।
और ईजिली आप बस काम करते जाओ, सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑटोमेटिक सब हो जाए। और कुछ लोग जॉब का बोल रहे थे, तो जॉब के लिए भी कुछ तैयारी है, टेंशन मत लीजिए, उसका भी सॉल्यूशन सबको मिलेगा और 100% गारंटी है। इस चैनल से आप जुड़े रहो, कुछ जल्दी मैं एक ऐसी वीडियो डालूंगा कि जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि जॉब मतलब हर एक बंदे को जॉब कैसे मिल सकती है। अगर 10 लाख बंदे भी होंगे ना तो उन सबको जॉब मिलेगी, इस बात की गारंटी सागर गुप्ता की तरफ से है। ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने वाला हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो आपने जो एपीआई पर कॉल करी थी ना ओपन ट्रिविया नाम से, ये वाली, इस एपीआई को ये कॉल करेगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे स्टार्ट ट्रिविया नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। ये अपना रहेगा एसिंक्रोनस फंक्शन। आपको मालूम है कि एसिंक्रोनस फंक्शन इसलिए बनाया जाता है जिससे जो प्रॉमिस को हैंडल कर लिया जाए। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी सेट लोडिंग कर देंगे ट्रू, जिससे क्या हो जाएगा, जब तक वो स्टार्ट के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो वो लोडिंग वाला स्टेटमेंट अपने को दिखाई देगा। और जो गेम ओवर है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही गेम स्टार्ट होगा उस समय तो डायरेक्ट गेम ओवर नहीं करेंगे ना। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो गेम ओवर को मैं ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना तो हो गया। इसके बाद अपने को यहाँ पे कॉन्स्ट एक जो न्यू क्वेश्चन आएंगे उन न्यू क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को अपने को टैकल करना है। तो अवेट जो फैच क्वेश्चंस नाम से फंक्शन बनाया था इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे वो पास किया। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से याद दिलाता हूँ। यहाँ पे जो आपने पास किया तो यहाँ पे अमाउंट चाहिए और यहाँ पे डिफ़िकल्टी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन जो कि अमाउंट के अंदर जाएंगे, उसके बाद डिफ़िकल्टी के अंदर आप डॉट लगाओगे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ईजी आप यहाँ से पास कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो सेट क्वेश्चंस की वैल्यू है उसको मैं जो जितने भी अपने पास न्यू क्वेश्चंस आएंगे वो डाल देंगे। तो अपने पास टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। वापस से इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो सेट स्कोर की वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेट स्कोर की वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट भी 0 है, और लेकिन यहाँ पर भी जब इस तरीके से होगा तो इस सेट स्कोर की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेट यूजर आंसर की वैल्यू जो है वो एक एरे हो जाएगी, एम्प्टी एरे। बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब देखो बाय डिफ़ॉल्ट की अभी बात चल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं अगला फंक्शन बनाऊंगा ना तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी इस वाले फंक्शन के अंदर में भी अगर आपको ये 3 चीज़ें लगें कि सेट स्कोर की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब, सेट यूजर आंसर की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपको लगे, लेकिन अभी नहीं लगेगा। अभी मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम करने वाला हूँ आंसर चेक, कॉन्स्ट चेक आंसर नाम से। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर एक इवेंट आएगा। वो इवेंट क्या होगा, वो इवेंट रहेगा रिएक्ट से मिलता जुलता। रिएक्ट का रहेगा माउस इवेंट और इसको अपन डिपेंड करेंगे HTML बटन के ऊपर। अरे बटन भैया, ये अपने बटन जी आ चुके हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो इवेंट है वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सब पास करने की ज़रूरत है। अगर जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करते तो पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑफकोर्स सी बात है, लेकिन डेवलपर फ्रेंडली है। टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर फ्रेंडली है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं अपन कि जब तक गेम ओवर नहीं हुआ, जब तक क्या करो, जितने भी यूजर अपने आंसर देगा वो आंसर को आप ले लो। ऐसी बात अपन बोलना चाहते हैं यहाँ पे इस फंक्शन की द्वारा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं एक आंसर नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैंने इवेंट के अंदर जो करंट, यहाँ पे इवेंट के अंदर करंट टारगेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप ले लो। ये बात मैंने आपने बोल दी, जैसे इनपुट के अंदर करते हैं ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि इस इवेंट के अंदर अभी इस समय जिसको टारगेट किया है यूजर ने उसकी वैल्यू उठा लो, ठीक है। अब इसके बाद चेक करेंगे कि यूजर का मतलब जो यूजर ने जो चूज़ किया आंसर वो करेक्ट है भी या नहीं है, तो वो चीज़ आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करेक्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे और जितने भी अपने पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के अंदर किस नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है पहले नंबर का हो दूसरे का हो, तो उसके बेस पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें निकल के आ गई ना, तो इसी के अंदर लेके हम करेक्ट आंसर, इसके करेक्ट आंसर की जो वैल्यू है अगर इक्वल टू किसकी हुई, आंसर के। अब ये आंसर देखो यूजर ने क्या किया है, यहाँ पे अपना आंसर दे दिया। अब उस आंसर को लेके आपने चेक कर लिया कि जितने भी अपने पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर की वैल्यू है उस वैल्यू को आपने दोनों को मैच कराया। अब अगर ये दोनों वैल्यू हो गई बिल्कुल इक्वल, तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, ट्रू।
ट्रिपल इक्वल टू का साइन लगाया ना, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स के उसमें अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो अगर वैल्यू आ गई ट्रू, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर वैल्यू आ गई ट्रू तो यानी करेक्ट की वैल्यू है, तो क्या कर दो, जो अपने पास सेट स्कोर नाम से वो है उसके अंदर वैल्यू एक बढ़ानी है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस वैल्यू थी वो थी, कोई बात नहीं, वो रखो अपने पास, उसके अंदर एक वैल्यू को आप इंक्रीज कर दो। बस इतना सा बात बोल रहे हैं कि सेट स्कोर के अंदर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो उसकी आपकी पहली वैल्यू थी वो थी, रहने दो कोई बात नहीं, उसके अलावा मैं एक वैल्यू उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना सा आपने काम किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आंसर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। अभी आंसर ऑब्जेक्ट क्या है अभी समझाता हूँ। आंसर ऑब्जेक्ट नाम से वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, के अंदर होगा सबसे पहले क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं है, एक बार आप फिर से भूल चुके हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप एपीआई के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप ऊपर आओगे, तो क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके से सारी चीज़ें थीं और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप डिफाइन करने जा रहे हैं। किस तरीके से वो अभी आपको समझ में आएगा। तो आंसर के अंदर क्या क्या हो सकता है, आंसर के अंदर सबसे पहले होगा कि किस क्वेश्चंस का नंबर है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर नंबर हैं, उस नंबर के अंदर कौन से नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से नंबर का एक क्वेश्चन है वो अपने को मालूम पड़ गया, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है ये मालूम पड़ गया। इसके बाद यूजर ने क्या आंसर दिया ये मालूम पड़ गया। इसके बाद करेक्ट की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद अपने पास करेक्ट आंसर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, करेक्ट आंसर की वैल्यू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जो अपने पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हर एक नंबर पे चेक करेंगे, मतलब कौन से नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर की वैल्यू को यहाँ पे दे देते हैं। मतलब यहाँ पे जो दे रहे हैं कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर कौन सा है और यहाँ पे करेक्ट की वैल्यू। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिलवाऊँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपने दिया था यूजर आंसर के अंदर आंसर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, ये बनाया है ऊपर आपने आंसर ऑब्जेक्ट। आंसर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन, आंसर, करेक्ट की वैल्यू बूलियन और करेक्ट आंसर की वैल्यू स्ट्रिंग, है ना। सेम चीज़ आपने यहाँ पे पास करी है, एक क्वेश्चन पास किया है, आंसर पास किया है, करेक्ट की वैल्यू पास की है और करेक्ट आंसर यहाँ पे पास किया है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाया है, जो कि आपने एक्चुअल में इस जगह पे दिया है कि यूजर जो भी आंसर देगा उसके बेस पे अपने को क्या करना है, रिजल्ट को शो कराना है। आ गई बात समझ में, डिफिकल्टी नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस पे अपन चल रहे हैं। सेट यूजर आंसर के अंदर अब वैल्यू जाएगी। अब जो प्रीवियस मतलब जो उसका था वो था, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आप बोलोगे कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो ठीक है, उसके अलावा इस नया आंसर ऑब्जेक्ट आप फिर से डाल दो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन ने एम्प्टी एरे पास किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ होगा नहीं। इसके बाद अपने पास फिर अपन ऐड करते जाएंगे, मतलब जो भी करेक्ट आंसर होगा, रॉन्ग आंसर होगा, जो भी होगा वो आप ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है यूजर फ्लो बन रहा है। इसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपको जो बटन दिखाई दिया था ना कि जो अगले क्वेश्चन पे आपको लेके जाता है, तो उस अगले क्वेश्चन के ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नाम से एक फंक्शन को मैं बना रहा हूँ। और ये किसी भी तरीके से सिंक्रोनस फंक्शन नहीं होने वाला है, इसके अंदर कोई भी इवेंट नहीं होने वाला, सिंपल सा होने वाला है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर जो भी नंबर है इस नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, बस एक से इंक्रीमेंट करना है। बीच में इक्वल टू का साइन भूल जाना है, लेकिन दोबारा से याद करके इसको लगा देना है। और इसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू अगर गलती से भी टोटल क्वेश्चन के बराबर हो गई तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं करना, तो गेम ओवर अपना ट्रू, यानी कि गेम ओवर आपका हो चुका है। अब आप इस गेम को आगे नहीं खेल सकते हो। अब ये हो गया है कुछ गड़बड़, नहीं गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक देना है, और इस एल्स ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे सेट नंबर की वैल्यू, सेट नंबर की वैल्यू करेंगे और वो कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इस तरीके से देना है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन के बराबर हो गई तो सेट गेम ओवर ट्रू, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने को दिखाना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपने को काम करना है। बाकी यहाँ अपने को समझदार हैं आप लोग, ये जो बटन है इन बटन के ऊपर अपने को ये सारी चीज़ें लगा देनी है। तो इस बटन के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर क्या कर देंगे, जो स्टार्ट ट्रिविया नाम का फंक्शन था इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देंगे।
और स्कोर के ऊपर तो कुछ नहीं करना है, स्कोर के ऊपर सिर्फ यहाँ पे इस स्कोर को शो कराना है, जो भी अपने पास स्कोर नाम का वेरिएबल है तो उसको यहाँ पे शो कराना है। और इसके बाद लोडिंग के अंदर तो लोडिंग चलेगी, और जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर आप ऑन क्लिक पे क्या कॉल करा सकते हो, ऑन क्लिक पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप कॉल करा सकते हो। ठीक है, इतना सा इसका बेसिक सा जो प्रोसीजर था वो अपने को यहाँ पे परफॉर्म करना था। बाकी की बात रही अपने इसकी क्वेश्चन कार्ड की, इसके अंदर कुछ चीज़ें अपने को पास करनी है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को पास कर दें। अगर आपको याद होगा ऊपर आपने जितनी भी लोडिंग बनाई मतलब यूज स्टेट बनाई है ना, बस इनको ही पास करना है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इनको ही आपको पास करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्वेश्चन कार्ड के अंदर जितना भी क्वेश्चन नंबर है तो इस क्वेश्चन नंबर को पास करेंगे, जो कि नंबर है अपने पास उसके अंदर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हुए यहाँ पे पास करेंगे, यानी कि बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 तो होना ही चाहिए ना। इसके बाद यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया वो आप पास कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पास करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या पास करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पास करेंगे अपने पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन के अंदर नंबर चेक करेंगे, और उस नंबर के अंदर जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप पास कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आंसर्स अपने को देने थे, आंसर्स के अंदर जो भी जितने भी अपने पास क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के अंदर जो जिस नंबर पे अपना अभी चल रहा है उसका जो आंसर्स है वो अपने को यहाँ पे आप पास कर सकते हो। इसके बाद यूजर का आंसर यहाँ पे पास करना है कि यूजर ने क्या आंसर दिया, तो अपने पास यूजर आंसर्स नाम से एक वेरिएबल है, अगर यूजर आंसर दिया है तो क्या कर दो, यूजर आंसर्स के अंदर जिस नंबर का है उसका आप दे दो, वरना अनडिफाइंड वैल्यू यहाँ पे आप दोगे। अब यहाँ पे आपने अनडिफाइंड पास किया तो यहाँ पर भी आपको आंसर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको देना चाहिए अनडिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसके नीचे आओगे और यूजर आंसर के बाद यहाँ पे अपना रहता है कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर वही चेक आंसर पास करना है कि आंसर को चेक कर लो। इतना बेसिक सा था, और देखते हैं अभी चेक करते हैं, नहीं अभी एक काम और करते हैं, अभी पहले तो सबसे पहले एक बार चेक ही कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे एक पहले तो मैं इसको रिलोड करूँगा, देखते हैं एरर कहाँ पे है। यहाँ पे एरर आ रही है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग कॉस्ट, ये कहीं ना कहीं पे है एरर आ तो ज़रूर रही है, लेकिन मुझे एक्चुअल में सही बताऊँ तो रीजन मुझे मालूम भी है और नहीं भी है, क्योंकि एक थोड़ा सा अंदाज़ा है मेरे अंदर, और शायद उसी वजह से ये एरर आ रही है। तो मैं उस एरर मतलब उस अंदाजे को पहले चेक करूँगा, अगर वो अंदाज़ा मेरा सही बैठता है तो मुझे इस एरर का सॉल्यूशन उसी जगह पे मिल जाएगा, अगर कुछ और एरर अगर होती है तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे app.tsx में आऊँगा और यहाँ पे मुझे जो स्टार्ट वाला बटन है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो अब स्टार्ट वाला बटन मुझे यहाँ पे कब दिखाना है, इसकी मुझे कंडीशन लगानी है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और मैं बोलूँगा कि अगर गेम ओवर हो चुका है, या फिर जो जितने भी यूजर के आंसर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो अगर इक्वल टू हो चुकी है टोटल क्वेश्चन, यानी कि वो 10 क्वेश्चन के बराबर हो चुकी है। अगर ऐसा हो चुका है तब आप क्या करो, या तो आप एंड ऑपरेटर लगा दो कि मतलब और ऐसा दोनों में से कोई एक कंडीशन हो तभी आप ऐसा करो, वरना आप इफ एल्स लगा सकते हो कि आपने बोल दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तभी आप क्या करो, तब ये वाला बटन अपना शो कराओ, स्टार्ट वाला बटन अपना शो कराओ, अदरवाइज आप कुछ मत करो, अदरवाइज आप नल शो करा दो। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये चीज़ आपने बोल दी। स्कोर वाला बटन तो अपने को शो कराना ही कराना है कि जब तक गेम ओवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि नॉट गेम ओवर, जब तक अपना गेम ओवर नहीं हुआ है तब तक आप क्या कर दो, जब तक आप इस वाले बटन को शो करा दो। तो यहाँ पे इसको ले लेंगे और इस तरीके से शो करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके अंदर भी आप सेम काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे नल शो करा दो। ये वाला भी हो गया। अब बात रही लोडिंग की, लोडिंग का भी उसी तरीके से कर देते हैं कि अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है, बात आपको समझना, अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो इस पैराग्राफ को शो करा दो। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको बोल दिया कि अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं शो कराना चाहता हूँ। इसके बाद बात आती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कार्ड की। तो क्वेश्चन कार्ड के अंदर तो आप बोल सकते हो अगर लोडिंग नहीं है, अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू नहीं है और जो अपना गेम ओवर भी नहीं है, गेम ओवर भी नहीं है, तभी आप क्या करो, मतलब
तभी आप क्या करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कार्ड को शो कराओ। तो यहाँ पे इस तरीके से, और आप इस तरीके से यहाँ पे पास कर सकते हो, और यहाँ पे क्वेश्चन कार्ड को कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी बिल्कुल इसी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो कि आपको यहाँ पे देना है कि जब तक गेम ओवर नहीं हुआ है, और गेम ओवर भी नहीं हुआ, और उसके अलावा लोडिंग भी नहीं है, लोडिंग कंडीशन भी नहीं है, और यहाँ पे अपने पास जो यूजर के जितने भी आंसर हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल टू नंबर प्लस 1 के बराबर है। और एंड ऑपरेटर एक बार और कि नंबर नॉट इक्वल टू टोटल क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन अगर कंप्लीट नहीं हुए यहाँ पे। ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैं यहाँ पे काम कर दूंगा, और अभी आपको पूरा क्लियरिटी में समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर दो, तो आप इस जगह पे इस चीज़ को शो करा दो, ये वाला बटन जो है ना, इस चीज़ को आप शो करा दो। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, नल शो करा दो। इतना सिंपल सा लॉजिक था। ये बात यहाँ पे ऐसी बोली जा रही है कि गेम ओवर नहीं हुआ, लोडिंग के अंदर कंडीशन नहीं है, यूजर के आंसर की जो लेंथ है वो नंबर प्लस 1 होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है ये वाला भी नंबर के जो जो नंबर है वो अपने पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की अपने पास कंडीशन है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिलोड करता हूँ एक बार, अब कोई एरर नहीं है। तो जो एरर को मैंने गैस किया था ना कि जिस वजह से एरर हो सकती है, तो वो गैस मेरा सही हो गया। अब मैं पहले यही बताता हूँ कि एरर वो क्यों थी। एरर इसलिए थी कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, आपने नहीं, मैंने किया था। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जो यहाँ पे जो काम हो रहा था ना, स्टार्ट ट्रिविया वाला फंक्शन, ये स्टार्ट ट्रिविया वाला फंक्शन तो कब कॉल होगा, जब आप इस स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे। कहाँ गया स्टार्ट वाला बटन, नहीं रहा। इसके ऊपर आप जब तक क्लिक नहीं करोगे जब तक वो कॉल होगा ही नहीं। और अगर वो कॉल नहीं हुआ है तो इस पर्टिकुलर जो सेट क्वेश्चंस के अंदर है, इसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं, सीधी बात है। अब अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो आप उसके अंदर वैल्यू फिर कैसे पास कर सकते हो, किसके अंदर, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ यहाँ पे, कि क्वेश्चंस के अंदर जितने भी नंबर पे क्वेश्चन होगा वो मैं पास करना चाहता हूँ। ये आप तभी पास कर सकते हो कि जब आपके पास वो वैल्यू मतलब हो, तभी तो आप पास कर सकते हो, वरना जब होगी नहीं तो क्या पास कर दोगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने पे बिल्कुल प्रॉपर काम हो रहा है। स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, लोडिंग वाला अपना आया। इसके बाद अपने को मिल गया एरर क्या मिला है कि इनकरेक्ट आंसर इज नॉट इटरेबल। और ये यहाँ पे मिला अपने को एरे के अंदर जो आपने मैप फंक्शन लगाया है, मतलब मैंने जो लगाया है उसके अंदर ये चीज़ एरर मिली है। और ये एरर क्यों मिली है, इसमें मिली है फेच क्वेश्चंस के अंदर। इसको मैं अभी चेक करता हूँ कि एरर, एक्चुअल में एरर जो आ रही थी ना वो यहाँ से आ रही थी। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा था, यहाँ पे एस नहीं लगाया था, और यहाँ पे भी मैंने एस नहीं लगाया था, स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि एक टाइपो एरर बहुत बार होती है। ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जरूर है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर्स है, यानी कि जो एस है वो एपीआई की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे अपना कोई बेसिक फॉल्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये एपीआई के अंदर आ रहा है तो ये डेटा की हर एक स्पेलिंग को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। एज अ प्रोग्रामर अपनी ये ड्यूटी बनती है, और इस गलती को अपन एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं इसको रिलोड करूँ, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, लोडिंग आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपने एक आंसर दिया, आंसर देते ही सारे डिसेबल हो जाएंगे, और डिसेबल होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन खुल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक किया, अगला क्वेश्चन आ गया, और इसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक किया, नेक्स्ट का बटन फिर से आ गया। अब यहाँ पे देखो स्कोर की वैल्यू बढ़ी नहीं है, नहीं बढ़ी ना, तो उसको पहले मैं करता हूँ एक काम। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल के अंदर आऊँ, यहाँ पे एरे के अंदर यहाँ पे देखो 10 हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से एक अभी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 उठा दें। इसके अंदर का आंसर, करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर है ब्लॉन्डी, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, शायद ये वाला है। तो ये कौन से हैं, डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट अपने पास, तो 0 1 2 ये वाला क्वेश्चन है शायद से, हाँ ये वाला ही है। तो इसके अंदर डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट और बिंग, करेक्ट आंसर है इसका रिपब्लिकन इसका करेक्ट आंसर। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखो स्कोर उसका बढ़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट की वैल्यू के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये उसका फिर से अगले क्वेश्चन के ऊपर जा चुके हैं। एक बार मैं रैंडम इस तरीके से करता हूँ, 10वें क्वेश्चन तक जाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10th क्वेश्चन पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8th हो गया, ये वाला अपना 9th हो गया,
और ये वाला अपना 10th हो गया। 10th के ऊपर जाते ही आप यहाँ पे देखो स्कोर, मतलब जो था कि स्कोर लिख के आ रहा है, क्वेश्चन लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोबारा से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं आया। स्टार्ट वाला बटन है, स्कोर का बटन है, लेकिन अगला जो नेक्स्ट वाला बटन है वो खुल के नहीं आया। तो ये चीज़ अपने पास सारी फंक्शनलिटी अपनी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब बात रही इस तरीके से, तो ये तो डिज़ाइन की बात है। वैसे तो ये सबका अपना अपना विचार होता है कि डिज़ाइन किसको कैसा बनाना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बनाऊँगा और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ SRC के अंदर ही बनाऊँगा यहाँ पे, जिसका नाम दूंगा AWP.style.ts और इसके अंदर वो सारा कोड लिखा जाएगा जो अपने को यहाँ पे कंप्लीट करना है। और काफ़ी सिंपल सा कोड है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप इजीली अगर वहाँ पे करोगे मतलब काम तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट अपने को क्या करना है, इंपोर्ट अपने को करना है सबसे पहले फ्रॉम लगा दें। तो यहाँ पे फ्रॉम अपने को चाहिए स्टाइल्ड और इन्होंने स्टाइल्ड कंपोनेंट ये रहा। इसमें से अपने को क्या चाहिए, इसमें से अपने को चाहिए एक आता है ग्लोबल नाम का, क्रिएट ग्लोबल स्टाइल, और एक चीज़ और चाहिए अपने को, स्टाइल्ड भी चाहिए, और अपने को दो चीज़ें अपने को यहाँ पे लगेंगी। बस ये दोनों चीज़ें अपने को चाहिए और इसी के बेस पे अपने को काम करना है। बाकी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ग्लोबल स्टाइल नाम से, और यहाँ पे मैंने क्रिएट ग्लोबल स्टाइल को कॉल किया है। और यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट लिटरल पास किए हैं जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ HTML, और HTML के अंदर जो हाइट है वो हाइट इसकी मैं देता हूँ 100%। इसके बाद अपन बॉडी, तो मैंने यहाँ पे बॉडी को टारगेट किया। अब आप सोचोगे कि एक कैसा दिखाई दे रहा है, एक कैसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन है जो मैंने डाउनलोड नहीं करी हैं और मैं उनको डाउनलोड भी नहीं करूँगा, क्योंकि इस जगह पे स्पेशली जब मैं स्टाइल कंपोनेंट के साथ काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी मुझे एक्सटेंशन भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि मतलब अच्छी ही होती है एक्सटेंशन। कभी कभी जो मतलब एक्सटेंशन है वो भी थोड़ा सा अपना काम ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, तो मैंने ये बैकग्राउंड इमेज लगा दी है। URL मैंने कॉपी पेस्ट मारा है अनस्प्लैश से, और बैकग्राउंड का यहाँ पे साइज देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, और वो अपना मैं कवर कर देता हूँ कवर। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाओगे वापस से अपने पेज पे, और मैं इसको करता हूँ रीलोड करने के बाद अपने को वो चीज़ मिल जानी चाहिए थी जो कि अपने को नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आपने अभी तक इसको इंपोर्ट करके app.tsx के अंदर लगाया नहीं है, जो कि अभी थोड़ी ही देर में मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। पहले कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं उसके बाद लगाएंगे। और स्टाइलिंग वाला पार्ट अगर आप खुद से करना चाहते हैं मच बेटर, खुद से करिए, कोई फोर्स नहीं है, ये तो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद अपना जो डिस्प्ले है इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे फ्लैक्स। इसके बाद इसका जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं सेंटर पे ला दूंगा। इसके बाद एक लगाऊंगा यूनिवर्सल टैग, और इसके अंदर जो फॉन्ट फैमिली आप देना चाहते हो अलग से दे सकते हो, लेकिन मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ें मतलब यहाँ पे, ये तो मतलब बेसिक चीज़ें जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। इसके बाद अपने को क्या करना है, एक काम करते हैं, स्टार के ऊपर एक चीज़ तो मैं दे ही देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग लगा देता हूँ। तो अगर बॉक्स साइजिंग लगा दूंगा तो वो इधर उधर मतलब ज़्यादा स्पेस क्रिएट नहीं होगा, इसलिए मैं बॉक्स साइजिंग का यूज कर रहा हूँ। तो इसके बाद अपन एक और मैं बनाता हूँ, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे एक रैपर नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मैं स्टाइल डॉट टिप और कुछ इस तरीके से असाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले इसको दे दूँगा फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है उसको कर देते हैं कॉलम, और अलाइन आइटम्स इसके अंदर सेंटर, और यहाँ पे /p यानी कि पैराग्राफ के लिए ये चीज़ बोली जा रही है, और एक्चुअल में यहाँ पे एक स्पेस देना बनता है। और इस पैराग्राफ के लिए क्या
ये चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इसको मुझे यहाँ पे नहीं, इसको मुझे यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कलर जो है वो मैं दूंगा यहाँ पे #FFF, और यानी कि वाइट कलर होता है ये वाला। और इसके बाद अपन यहाँ पे डॉट स्कोर, जो कि मैंने अभी ये सारी क्लासेस हो सकता है मिसिंग कर दी हो, लेकिन मैं यहाँ पे मिसिंग नहीं करूँगा, मैं आपको सब लगा के दिखाऊंगा। तो अपने पास यहाँ पे इस पैराग्राफ की जगह एक काम करता हूँ, मैं बटन नाम देता हूँ ना इसको, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पे बटन लिया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, इसको, इस स्कोर वाले को। तो यहाँ पे मैंने बटन लिया था, इसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ कर सकता हूँ, वैसे नहीं भी करूँगा तो चल जाएगा, बटन कर देता हूँ ना, और यहाँ पे क्लास देता हूँ स्कोर। कहाँ पे गया, एयर गिरा। तो यहाँ पे स्कोर, और इसका जो है फ़ॉन्ट साइज लगाता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 2REM। इसमें जो मार्जिन है वो मैं कर देता हूँ 0, और थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टाइलिंग है उसको मैं परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे H1 के अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली। वैसे मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट स्टाइलिंग चाहिए तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं मतलब डायरेक्ट ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी। मैं इनफैक्ट सही बताऊँ, मेरी कुछ दिनों से थोड़ी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, और ये स्टाइलिंग मैंने बस रैंडमली ऐसे ही लिख दी है, तो इसका कुछ ज़्यादा बुरा मानने जैसी बात नहीं है। मैं स्टाइलिंग को अगर कॉपी पेस्ट भी कर दूँ तो भी तो मच बेटर रहता है वैसे, सही बताऊँ तो, क्योंकि स्टाइलिंग एक ऐसा पार्ट है ना कि जिसके ऊपर अपने को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसको अभी सोचा और एग्जैक्टली काम कर गया। अपन काम करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो थोड़ा स्टाइलिंग जो है वो थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा इग्नोर भी करता चला जा रहा हूँ, लेकिन स्टाइलिंग कर भी रहा हूँ। इसको भी देता हूँ मैं यहाँ पे क्लास नेम स्टार्ट दिया, और नेक्स्ट वाले के अंदर आऊँगा, यहाँ पे क्लास नेम नेक्स्ट दे दूँगा। बाकी का बस यही थी क्लास नेम। इसके बाद अपने को यहाँ पे मतलब जो आपने दिया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं समथिंग फ्रॉम, क्या किस में से चाहिए अपने को, चाहिए app.style में से। क्या क्या चाहिए, कुछ खास नहीं, यहाँ पे बस ग्लोबल स्टाइल और रैपर, दो चीज़ें चाहिए, और इन दोनों चीज़ों को अपने को यहाँ पे लगा देना है। ग्लोबल स्टाइल यहाँ पे आएंगे रिटर्न के अंदर, यहाँ पे एक देंगे फ्रेगमेंट टैग, एरर आ चुकी है, एरर को मारो गोली, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से असाइन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे दो एक ग्लोबल स्टाइल, इसको कुछ इस तरीके से, इसके अंदर यहाँ पे दे दो रैपर, इस रैपर को यहाँ पे इस तरीके से, और इस डिव के नीचे पेस्ट। ठीक है, इस डिव के नीचे मैंने पेस्ट तो कर दिया, पर ये एरर क्यों आ रही है, ये एरर नहीं आ रही है, लेकिन ये एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है, जो एरर आ रही है ना, उस एरर को भी मैंने सॉल्व कर लिया, और ऐप के अंदर थोड़ी स्टाइलिंग करके कंप्लीट भी कर दिया है, और वो फाइल, दोनों फाइल मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एरर कहाँ से आ रही थी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एरर का क्या हो रहा था कॉन्सेप्ट, कि जो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ माई ऐप को, तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन जो बनी है ना, इसके अंदर स्टाइल कंपोनेंट और अपना टाइप स्क्रिप्ट वाला यहाँ पे ये लग गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी मैंने दोबारा से देखा तो यहाँ पे इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये चीज़ नहीं थी, तो मुझे दोबारा से इसमें लगानी पड़ी, और तब जाके यहाँ पे दोनों चीज़ें आई। इसके बाद मैंने अपना ऐप जो है दोबारा चलाया। तो इस तरीके से जब मैंने काम किया, उसके बाद जो मेरा ऐप है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको भी नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा इशू था, जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब बाकी की बात रही कि यहाँ पे क्या क्या चेंज किए हैं, तो कुछ चेंज नहीं किया खास। मैंने एक फाइल जो app.style.ts नाम से, ये मैंने आपके सामने बनाई थी, यही है। और यहाँ पे एक चेंज थोड़ा सा और किया कि यहाँ पे पेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे question.card.style.ts नाम से एक फाइल बनाई है, ये भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बाकी की बात है कि इसके अंदर क्या चेंज किया है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैंने यहाँ पे जो रैपर है, इस रैपर को लिया है, और बटन रैपर जो कि यहाँ पे क्वेश्चन कार्ड की स्टाइल फाइल में से मुझे मिलेगा। और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो रैपर के साथ मैंने पूरा ऐप, मतलब ये वाली जो पर्टिकुलर फाइल है, इसको मैंने रैप किया है,
और बटन रैपर को इस जगह पे यूज किया। आपको गिटहब का कोड मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। बस इतना है कि यहाँ पे जो करेक्ट और यूजर क्लिक है इसको मैंने बनाया है क्वेश्चन कार्ड की स्टाइल के अंदर, जिसके अंदर मैंने करेक्ट के अंदर बुलियन वैल्यू आएगी और यूजर क्लिक के अंदर बुलियन वैल्यू, दोनों के अंदर आएगी। और उसके बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बेस पे मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर करेक्ट नहीं है और यूजर ने क्लिक कर दिया है तो इस प्रकार का कलर दिखाइए, और अगर करेक्ट है तो दूसरा कलर दिखाइए। सब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रू वैल्यू आ रही है तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिखाना, यानी कि यूजर अगर जो भी आंसर देता है अगर वो करेक्ट है तो कलर दूसरा होगा, और अगर आंसर गलत होगा तो कलर दूसरा होगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी बात आती है app.tsx में, तो यहाँ पे तो सिर्फ रैपर है अपना। और यहाँ पे अगर मैं आप ग्लोबल स्टाइल अगर ले भी लेता, वैसे ग्लोबल स्टाइल को मैंने उसकी जगह पे जो अपना पिछला था उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर ये अभी आपको ऐप दिखाता हूँ अपना ऐप, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा देर समय लेगा और अपने को आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आंसर गलत है तो ग्रीन कलर, और जो मतलब रेड कलर, जो ट्रू आंसर था उसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला आंसर सही भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो ये वाला फिर से गलत निकल गया अपना, तो स्किन इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की स्टाइलिंग आप अपने एप्लीकेशन में, अब ये वाला सही हो गया और स्कोर 1 यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। तो अपना ऐप जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। स्टाइलिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, रिस्पॉन्सिवनेस की कोई लिमिट नहीं होती है। तो जितना बेहतर आप करना चाहते हो, जिस प्रकार का एप्लीकेशन आपको बनाना है बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लॉजिक का इशू होता है कि लॉजिक थोड़ा बहुत सोचना समझना होता है, बैकएंड में, फ्रंट एंड में, और एपीआई की सर्चिंग सॉर्टिंग के अंदर, और भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको करना होता है। देखो कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट हैं अभी कि प्रिज्मा ORM, नेक्स्ट.js, GraphQL और PostgreSQL कैसे क्या कब आ रहा है, जल्दी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और बहुत लोगों की कमेंट और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने बोला जॉब जॉब जॉब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा समय दो, रक्षाबंधन निकल जाने दो बस। एक बार रक्षाबंधन निकल गया उसके बाद आप देखना कि जॉब भी आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाएंगी। मतलब मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो वो उसके बाद बताऊंगा आपको कि जितना जॉब होगा ना, अगर मैं कह रहा हूँ 10 लाख लोग भी अगर यहाँ पे इस चैनल के साथ जुड़ गए ना तो 10 के 10 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगी। कुछ ऐसा मैं तैयारी कुछ बना रहा हूँ अपने माइंड में, अपने प्लान के द्वारा। तो वो अगर वो सूट बैठ गया ना तो सबको काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे बोल सकते हो, सबके रिप्लाई दे रहा हूँ इस समय में। थोड़ा बिजी नहीं बोल सकते, मतलब बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं अभी बहुत अजीब से माइंड स्टेट के अंदर हूँ। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।